हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। इस क्लास 10th के बच्चे फिजिक्स में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं क्लास 10th की फिजिक्स के। आपका लेसन का नाम जो था वो था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें लेक्चर 3 में आप पढ़ेंगे सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिन बच्चों ने अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लें, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर अटेंड करें, जिससे उनको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए शीघ्र चालू करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो ये आप पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखो, दर्पण जो होता है आपने पढ़ा था, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अवतल दर्पण, नंबर 2 होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको बताया था जिसमें गोली दर्पण का गोले का कटा हुआ वह भाग। गोली दर्पण क्या होता है? गोले के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन गोले के भीतरी तल से होता है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन गोले के बाहरी भाग से होता है, उभरे हुए भाग से होता है। तो आप पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया भैया? उत्तल दर्पण। अब देखिए होता क्या है कि इसमें क्या हुआ कि इसके देखो 2 नियम होते हैं। एक होता है 2 प्रकार की स्थितियां इसमें पढ़ेंगे। एक होगी जैसे अवतल दर्पण में आपने 6 प्रकार की पढ़ी थी, अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आप पढ़ेंगे केवल 2 प्रकार की। नंबर 1 होगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब देखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कोई वस्तु क्या है? अनंत पर स्थित है। ये क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव हो गया P। वस्तु यहाँ पे ऐसे स्थित है, ये डॉट 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 करके अनंत शो कर दिया हमने। इन्फिनाइट पोजीशन, उसकी पोजीशन क्या है? उसकी इन्फिनाइट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे रखी वस्तु का आपको बताना है कि प्रतिबिंब जो होगा वो कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो देखो होता क्या है कि जैसे ये वस्तु रखी है ऐसे A और B, तो आपने पढ़ा था कि जब प्रतिबिंब बनाने के नियम बताए थे तो आपको बताया था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली ये प्रकाश की किरणें, ये क्या हो रही? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष की जो समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं वो क्या होती हैं? दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से परावर्तित होकर आपको क्या होती हैं? किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये जो हो गई अनंत पे जो वस्तु रखी होगी उसका जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पे आके मिल रही है? मुख्य फोकस पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। दर्पण में याद रखना, जितने प्रतिबिंब दर्पण के इस तरफ मिलते हैं बनते हैं, या आप ये याद रखना कि जब प्रकाश की किरणें स्वयं मिलती नहीं हैं, हमें उनको बढ़ाने पर मिला देते हैं। जब हम स्वयं मिलाते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो ये वास्तव में तो ये परावर्तित होकर ऐसे चली गई। जब इनको हमने पीछे बढ़ाया परावर्तित किरणों को तो ये फोकस पर मिल रही थी। तो इसका मतलब हमने खुद बढ़ा के इनको मिलाया है, तो वास्तव में तो ये मिल नहीं रही थी, वास्तव में तो ये ऐसे चली गई। तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा क्या होगा कि देखो वक्रता केंद्र ये होगा इधर, ये हो गया ध्रुव। तो उत्तल दर्पण में अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, 2 चीज़ हो गई पोजीशन। और कैसा बनता है? अति सूक्ष्म बनता है, बहुत ही छोटा बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है? तो लिखेंगे अनंत पर स्थित, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे, दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे, पीछे कह सकते हैं या कह सकते हैं दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा बनता है। और कहाँ पे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। आभासी तथा बहुत छोटा बनता है। ये होगी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा होगा, और सीधा बनेगा। बहुत छोटा बनता है, यहाँ पे लिख लेंगे सीधा बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है। अब इसके बाद देखो, अगर बात करें जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे ना स्थित हो, इस बार कहाँ होगी, सेकंड पोजीशन पे। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो, मतलब अनंत पे ना हो के और किसी भी पोजीशन पे हो। सेकंड में लिखेंगे, सेकंड पॉइंट में जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो, अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। तो जब वो अनंत व ध्रुव के बीच स्थित होगी तब देखेंगे उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये क्या है भैया, उत्तल दर्पण हो गया। क्लियर। ये हो गया उत्तल दर्पण। वस्तु क्या है, इधर ये अनंत है, ये क्या है, ध्रुव है। वस्तु जो स्थित है वो कहाँ पे है, अनंत व ध्रुव के बीच में स्थित है, यहाँ का स्थित है ए बी। इसमें क्या हो गया यहाँ पे, या इसको आप ए ले लो, इसको बी, कोई दिक्कत नहीं। किसी को आई आई डैश भी मान सकते हैं, ये ए ओ ओ डैश मान सकते हैं, प्रतिबिंब को आई आई डैश मान सकते हैं। ओ ओ डैश का मतलब ऑब्जेक्ट, आई आई डैश का मतलब इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो देखो, एक तो प्रकाश की किरण ऐसे गई समांतर, समझ रहे हैं, एक समांतर गई, और समांतर वाली आप सभी को पता है भैया वो कहाँ से होके जाती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर। दूसरी अगर कहाँ जाए, वक्रता केंद्र की ओर, ऐसे चली जाए, ऐसे वक्रता केंद्र की ओर, ऐसे वक्रता केंद्र की ओर जाए। तो जब वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो आपको पता है कि क्या होती है, दर्पण से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट आती है। आपको पीछे लेक्चर में हमने बताया भी है आपको कि प्रतिबिंब बनने के नियम में। तो अब ये दोनों एक दूसरे से कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे, ये तो हो गया वक्रता केंद्र, ये यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे इसका अगर लंब डाल दें जो मुख्य अक्ष पे, यही क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है आई आई डैश। कहाँ पे बन रहा है, आपने देखा कि कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। वस्तु से क्या है, छोटा है, सीधा बन रहा है, और वस्तु से क्या दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है, छोटा बन रहा है। और इसके बाद दर्पण के दूसरी ओर बन रहा है। फिर से समझिए, अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ये हो गई इसकी कंडीशन। तो लिखेंगे अनंत व ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण के दूसरी ओर बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा तथा वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बनता है, सीधा तथा दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच बनता है, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच बनता है, मुख्य फोकस के बीच बनता है। ये हो गया। तो ये किसकी बात हो गई? और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के। नोट कर लीजिए बच्चों। देखो बच्चों, अब आपको हम समझाने जा रहे हैं संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है? उससे पहले आपको स्क्रीन में अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ विशेष समझाना नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोग नोट करके और रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब देखो बात आती है किसकी? संयुग्मी फोकस की। सबसे पहले वीडियो रोकिए और साइड में जो उत्तल दर्पण के उपयोग और अवतल दर्पण के उपयोग आपको दिख रहे हैं उनको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं किसकी? बात करेंगे संयुग्मी फोकस कि संयुग्मी फोकस क्या होता है। संयुग्मी फोकस या कहते हैं इसी को संयुग्मी बिंदु। अब देखो संयुग्मी फोकस का क्या मतलब होता है कि अवतल दर्पण में आप लोगों ने देखा था कि समझा था कि जैसे ये अवतल दर्पण है, अब अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे ये वस्तु रखी है और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बन रहा है। ये एक प्रकाश की किरण हो गई जो समांतर जा रही है, और समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होके जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होके जाती है। और आप सभी को पता है कि जो जाती है कहाँ से होके? प्रकाश के वक्रता केंद्र से होके जाती है प्रकाश की किरण, वो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट आती है। अब देखो बात करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, तो ये हो गया आई डैश और ये इस पर लंब डाल दिया आई डैश, तो आई डैश क्या हो गया? दर्पण का, इस वस्तु का क्या हुआ? प्रतिबिंब हो गया। ये वस्तु मान ली ए डैश या ओ डैश मान लो। तो इस वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। अब देखो क्या किया जाए, यदि वस्तु को हम यहाँ पे रख दें, समझ रहे हैं ना? अगर वस्तु को यहाँ पे रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होके जाएगी वो समांतर हो जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से होके जाएगी वो ऐसे ही निकल जाएगी। तो यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा? अर्थात आपको समझ में आया कि इस बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है और इस बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं को ही क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संयुग्मी फोकस कहते हैं। समझ में आया कि उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जहाँ एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और यदि वस्तु को दूसरे बिंदु पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने? पहले बिंदु पर बने। अब दूसरी बात आती है कि ये संभव कहाँ है? तो ये केवल और केवल अवतल दर्पण में संभव है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही इस तरह प्रतिबिंब बनते हैं। बाकी उत्तल दर्पण में दोनों कंडीशन में, एक आपने पढ़ा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब और आपने पढ़ा अनंत और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में। तो आपने देखा कि दोनों कंडीशन में कहाँ बन रहा था? पीछे। और यहाँ पे अगर हम वस्तु को रख देंगे तो आपको पता है प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है, क्योंकि इस तरफ ये तो चिकना है पर कांच, लेकिन इस तरफ पेंटिंग है और पेंटिंग से तो होता नहीं है। शीशा आप लो, मिरर लेते हैं, आप उसको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन अगर पीछे करके देखें तो आपको कुछ दिखेगा उसमें चेहरा? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है तो आपको नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं ना? तो क्या होता है? संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं
जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और यदि वस्तु को दूसरे बिंदु पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बने, पहले बिंदु पर बने। तो लिखेंगे बच्चों, संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर, या एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और यदि वस्तु को दूसरे बिंदु पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बनता है। बात समझ में आई? लिखेंगे यह केवल किसमें संभव है, यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। तो यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। क्लियर? ये केवल किसमें संभव है, अवतल दर्पण में। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या होता है कि संयुग्मी फोकस उन दो बिंदुओं को कहते हैं जिसमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और यदि वस्तु को दूसरे बिंदु पर रख दें तो उसका प्रतिबिंब किस पे बने, पहले बिंदु पर बने। क्लियर? नोट कर लीजिए। देखो अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण द्वारा। अब देखो दूरियां समझेंगे कि फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले चिन्ह परिपाटी समझेंगे कि कैसे चिन्ह कैसे लेते हैं, कब धनात्मक लेंगे इसमें गोलीय दर्पण में, कब ऋणात्मक लेंगे, तो ये समझेंगे। तो गोलीय दर्पण द्वारा हेडिंग है आपकी गोलीय दर्पण द्वारा दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। यह कह देता है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी। क्या कह देगा? गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन की चिन्ह परिपाटी। तो आपको समझना है कि कब चिन्ह धनात्मक लेंगे और कब ऋणात्मक लेंगे। ध्यान दीजिए इसमें। ये बेटा हो गया अवतल दर्पण, ये आपको दिख रहा है। थोड़ा छोटा बनाते हैं जिससे लिखने में सुविधा रहे और जिससे दोनों फिगर बन जाए। तो ये कौन सा हो गया? अवतल दर्पण हो गया। क्योंकि अवतल दर्पण में आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो गोले के किससे होता है? दबे हुए भाग से होता है। ये हो गया। और ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ये है उत्तल दर्पण। ये आपको दिख रहा है क्या है? उत्तल दर्पण आपको दिख रहा है। ये उत्तल दर्पण हो गया। अब देखो क्या हुआ कि ये जब उत्तल दर्पण था, आपको ये दिख रहा है उत्तल दर्पण, तो आप क्या करेंगे? समझेंगे इसको ध्यान से, गौर से, और समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि इसमें मुख्य फोकस किस तरफ होता है? इस तरफ। वक्रता केंद्र किस तरफ होता है? इस तरफ। ये क्या होता है? ध्रुव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ध्रुव यहाँ होता है, मुख्य फोकस यहाँ होता है, और वक्रता केंद्र आपका इधर होता है।
समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष है। इसमें भी ये वाली मुख्य अक्ष है। तो सबसे पहला जो नियम होता है चिन्ह परिपाटी का कि गोली दर्पण में प्रकाश की किरण सदैव किस तरफ से डाली जाती हैं, बाईं साइड से डाली जाती है। ये का क्या है, बायां इसका, और ये है दायां साइड पक्ष, इसका ये बायां और ये दायां। तो प्रकाश की किरणें सदैव किस साइड से डाली जाती हैं, बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो पहला नियम हो गया। और पहला नियम उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। क्या है पहला नियम, लिखते जाएंगे। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी का पहला नियम कि प्रकाश की किरण सदैव, प्रकाश की किरण सदैव दर्पण में बाईं ओर, जिसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, बाईं ओर से डाली जाती हैं, सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। अब सेकेंड बात करते हैं। दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव व मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। मतलब दूरियां जब नापेंगे तो हम लोग दो चीज़ों का ध्यान देंगे। किसका, एक तो दर्पण के ध्रुव का और दूसरा किसका, मुख्य अक्ष का। समझ रहे हैं, किन दो चीज़ों का ध्यान देंगे, एक देंगे ध्रुव का और दूसरा मुख्य अक्ष का। तो दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं। दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव, इसको बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि अभी जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे, अभी आपको एक बताएंगे 1/f = 1/v + 1/u, ये दर्पण का, गोली दर्पण का फार्मूला होता है। इसको जब प्रूव कराएंगे तब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल जब कराए जाएंगे तो इसमें आपको इस लेसन में न्यूमेरिकल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसी लेसन में जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे तो आपको जो लेंस पढ़ेंगे उसमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप मानव नेत्र अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। दूरियां सदैव दर्पण के ध्रुव मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं, मुख्य अक्ष के सापेक्ष नापी जाती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट की बात करें तो देखो होता क्या है, ये इस तरफ से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या है, आपतित किरण। ठीक है, क्या है, आपतित किरण। ये इसमें हो गई आपतित किरण। अब आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां नापी जाएंगी वो क्या होंगी, आपतित किरण की जो दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। जैसे ये इधर जा रही प्रकाश किरण से, नापना कहाँ से चालू करेंगे, ध्रुव से। तो ध्रुव से जब इस तरफ नापेंगे तो प्रकाश किरण इस तरफ जा रही, हम लोग इस तरफ नाप रहे हैं, तो जब इस तरफ आएंगे तो सारे के सारे चिन्ह काय में होंगे, ऋणात्मक होंगे। और जब हम दर्पण के इस तरफ चलेंगे, ध्रुव के इस तरफ चलेंगे, तो इस तरफ ये प्रकाश किरण की क्या है, दिशा भी इस तरफ है और हम भी इस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ की जो दूरियां होंगी वो किस में होंगी, धनात्मक। बात समझ में आया, इस तरफ की दूरी किस में, ऋणात्मक, और इस तरफ की दूरियां किस में, धनात्मक। तो क्या हुआ कि आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियों को ऋणात्मक लेते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण की दिशा में नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां
ऋणात्मक ली जाती हैं। ये हो गया, समझ में आया कि आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां नापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक लेंगे, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होंगे। देखो इसमें क्या है, मुख्य फोकस इस तरफ है, ये वक्रता केंद्र है, सॉरी सी, तो इसमें मुख्य फोकस इस तरफ है, तो इस तरफ ये दूरी किस में लेंगे, ऋणात्मक में। इसलिए अवतल दर्पण में जो होता है, ये कौन सा है, अवतल, और ये कौन सा है, उत्तल। तो अवतल दर्पण में मुख्य फोकस सदैव ऋणात्मक लेते हैं, मुख्य फोकस दूरी, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी उस तरफ है और उस तरफ की दूरियां लेते हैं धनात्मक, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है। तो अब आ गई आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाने वाली दूरियां किस में ली जाती हैं, ऋणात्मक। इसके बाद ये था आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। मुख्य अक्ष के भैया ऊपर की दूरियां किस में लेंगे, धनात्मक लेंगे प्लस पॉजिटिव साइन के साथ, और मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरियां लेंगे वो किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अब देखो इस तरफ की जब दूरियां ऋणात्मक लेते हैं, वस्तु हमेशा इस तरफ स्थित होती है, तो इसीलिए जो वस्तु की दूरी होती है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, सदैव किस में ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। इसमें बात करें तो देखो ऊपर की दूरियां किस में, धनात्मक, और नीचे की दूरियां क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो अगला पॉइंट आप लोग लिख लेना, इसको नोट करने के बाद हम बोले दे रहे हैं क्या होगा कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, तथा मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाने वाली दूरियां क्या लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए, तो फिगर से आपको याद बना रहेगा।